हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने नए चैप्टर डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन की इंट्रोडक्शन की बात करी थी और इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, किस तरीके से हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। अगर उसके अगर आपको ठीक से याद हो तो मैंने 2-3 बातों पे बात करी थी। पहली बात ये होती है कि जब भी आप तुलना करोगे, तो सेम कैटेगरी के साथ करोगे। अगर आप ए की तुलना ए के साथ कर सकते हो, बी की तुलना बी के साथ कर सकते हो, ए की तुलना ए के साथ नहीं कर सकते। अगर आप 2 एग्ज़ाम्पल लें, अगर आप फ्रूट की तुलना करना चाहते हो, आप किसी फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशंस की बात करते हो, तो आप एप्पल की तुलना बनाना से कर सकते हो। अगर मैं वहीं ये कहूँ, आप एप्पल की तुलना टमाटो से कर दो, क्या ये सही है? ये गलत हो जाएगा। फिर हमारी कैटेगरी ब्रेक हो गई। यानी हमें बड़ा स्पेसिफिक रखना होगा कि जब हम किसी की तुलना करें, तो हम कैटेगरीज़ में या समान रूप से एक ही कैटेगरी की तुलना करें, राइट? अगर हम किसी 2 छात्रों की बात कर रहे हैं, तो दोनों छात्रों की पढ़ाई को लेकर अगर बात करें, तो पढ़ाई को लेकर तुलना करना चाहिए। अगर उनके खेल-कूद या किसी और प्रतियोगिता की या किसी और प्रतिभा की बात करें तो उस प्रतिभा के बारे में उनका एक समान रूप से अगर आप किसी के खेलने की बात करें तो उसके खेल के साथ ही आप इसकी तुलना कर सकते हो। किसी के खेलने से और किसी के पढ़ने से उनके बीच में कोई कंपैरिज़न नहीं हो सकता। ये बात आपने पहले पार्ट में सीखी थी और पहले पार्ट में आपको मैंने 3 चीज़ें और बताई थी। जो डिग्री ऑफ कंपैरिज़न होता है वो 3 हिस्सों में बँटा होता है। पहले डिग्री को हम बोलते हैं पॉज़िटिव डिग्री। क्या बोला जाता है? पॉज़िटिव डिग्री। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डिग्री के अंदर हम कभी भी तुलना नहीं करते। हम पॉजिटिव डिग्री के अंदर किसी भी नाउन या जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, उसकी विशेषता को बताएँगे। उससे एडजेक्टिव या उसके एडवर्ब्स को यूज़ करेंगे, ना कि उसके कंपैरिज़न को, राइट? तो पहले पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिज़न नहीं होता। उसके बाद हमने पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री। अगर आपने कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा था, तो उसमें बताया था 2 चीज़ों के बीच में हम हमेशा 2 एंटिटीज़, चाहे वो 2 पर्सन हो, 2 थिंग हो, तो 2 एंटिटीज़ के बीच की जो कंपैरिज़न होता है, राइट? 2 एंटिटीज़ के बीच में जो हम तुलना करेंगे, राइट? वो हम किसके थ्रू करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री के थ्रू। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? हमने एक और पढ़ा था सुपरलेटिव। देखिए, सुपरलेटिव का मतलब सुपर, यानी जो भी हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, उस ग्रुप के अंदर वो एलिमेंट या वो पर्सन उस ग्रुप में होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये जिसके लिए भी आप बात करोगे और वो उस ग्रुप में उसी कैटेगरी के अंदर हाईएस्ट होना चाहिए। अगर हम एक क्लास के अंदर पढ़ाई को लेकर बात करें, तो वह छात्र उस क्लास का होना चाहिए जिस क्लास को लेकर आप बात कर रहे हो। जैसे आप अपनी क्लास को एज़्यूम कर सकते हो, आप किसी भी क्लास में या आप जॉब करते हो, तो आप अपने किसी भी जॉब एनवायरनमेंट में आप उसी चीज़ में निपुण या सबसे अच्छे होने चाहिए और आप उसका हिस्सा भी होने चाहिए। यानी अगर ये जो ग्रुप है, ये सर्कल ग्रुप जो बन रहा है, ग्रुप सेम होना चाहिए और जिसको आप कंपेयर कर रहे हो, वो उस ग्रुप में होना चाहिए। तो वो व्यक्ति या वो एंटिटी या वो वस्तु उस ग्रुप के अंदर सर्वश्रेष्ठ होती है, यानी उससे ऊपर कुछ नहीं होता सुपरलेटिव के अंदर। तो ये जो बातें थी आपको पहले पार्ट में हमने काफ़ी डिटेल में समझा दी, आपको ये अच्छे से आनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस पार्ट के अंदर। अब ये जो पार्ट है हमारा, इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे, कि डिग्री ऑफ कंपैरिज़न में किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स पे हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम ग्रामर की बात करें डिग्री ऑफ कंपैरिज़न को लेकर, तो ग्रामर में, और ग्रामर का मतलब है इंग्लिश में। इंग्लिश में डिग्री ऑफ कंपैरिज़न का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, यूज़ और उसका इस्तेमाल सेम हो गया, और उसकी मीनिंग क्या निकलेंगे और उसके रूल्स क्या होंगे। अगर आप कंपैरेटिव यूज़ करना चाहते हो, तो कैसे आप कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ कर सकते हो? फिर वो क्या मीनिंग कन्वे करेगा? जो आपने यूज़ किया है, क्या वो सही रूल्स या सही फॉर्मेट में यूज़ किया है? अब हम एक-एक करके ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से चर्चा करेंगे इनके ऊपर और समझेंगे कि एक सेंटेंस को, एक करेक्ट सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें डिग्री ऑफ कंपैरिज़न में किन बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 की, जिसके अंदर हम कंपैरिज़न बताएँगे कि जो भी कंपैरिज़न होगा वो हमेशा रिस्पेक्टेबल क्वालिटीज़ में होगा। यानी कंपैरिज़न इज़ ऑलवेज़ अबाउट रिस्पेक्टेबल क्वालिटीज़। अब इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। यानी जब भी आप कंपैरिज़न करोगे, राइट? आपने कंपैरिज़न करा, राइट? कंपैरिज़न करा और वो हमेशा रिस्पेक्टेबल क्वालिटीज़ के बीच में होगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मदर बोलती है कि मेरा बेटा अच्छा है आपके बेटे से, तो आपका जो रोल है एज़ अ सन, वो कंपेयर किया जा रहा है किसी और के बेटे से एज़ अ सन जो उसका रोल है। अब उनकी डॉटर के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक आंटी हैं, उनकी उनकी बेटी से आपका आपका कंपैरिज़न करा, डिफरेंट हो गया। यानी जो क्वालिटीज़ आप में हैं, वही क्वालिटीज़ को लेके दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु के अंदर बात की जाएगी। यानी जो रिस्पेक्टेबल क्वालिटीज़ हैं, वो सेम होनी चाहिए। अगर हम किसी की फ़िटनेस को लेके बात कर रहे हैं, अब देखिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है। इट इज़ नॉट फेयर टू कंपेयर वन्स पर्सन अपीयरेंस टू अनदर पर्सन्स फिटनेस। यानी किसी के अपीयरेंस की तुलना उसकी और किसी दूसरे के फिटनेस से कर रहे हो, अलग है। किसी का अपीयरेंस अच्छा हो सकता है, पर किसी की फिटनेस अच्छी हो सकती है। दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर अपीयरेंस का मतलब पहनावे की बात कर रहे हैं और वहाँ पर फिटनेस का मतलब है फिज़िकल फिटनेस को लेके बात कर रहे हैं। दोनों में अंतर है। राइट? तो इस तरीके से चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को स्ट्रॉन्गली ध्यान देंगे और ऐसे कंपैरिज़न को देखेंगे कि कंपेयर हम किस तरीके से कर रहे हैं, तो ईज़िली कंपैरिज़न आप बना सकते हैं दोनों व्यक्ति के अंदर, दोनों चीज़ों के अंदर जिसको आप कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिज़न शुड बी मेड विदिन द सेम कैटेगरी। यस, इसी बात पे आपको ध्यान देना है कि जो कंपैरिज़न है वो सेम कैटेगरी के अंदर होना चाहिए। कंपैरिज़न सेम कैटेगरी से बाहर नहीं जाएगा, राइट? कंपैरिज़न हमेशा सेम कैटेगरी में होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने बाहर गए उस कैटेगरी से, कंपैरिज़न से, तो यानी कंपैरिज़न हो ही नहीं सकता। आप किसी मिठाई के टेस्ट का कंपैरिज़न दूसरे मिठाई के साथ कर सकते हैं, राइट? कोई मीठा है तो कोई कम मीठा है। आप किसी मिठाई का कंपैरिज़न किसी फल के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि मिठाई का मिठास अलग होगा, फल का मिठास अलग होगा। तो हमेशा याद रखना है, पहला रूल, इसको आप याद रख लीजिए, रूल 1, कि कंपेयर करो तो करो। जब आपकी मदर प कंपेयर करें किसी और के साथ तो बोल दीजिए कि आप कंपेयर किस में करना चाहते हो। मान लो पढ़ाई में वो अच्छा हो और आप बोल दो मैं तो खेल-कूद में ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं नेशनल खेला हूँ, मैं स्टेट्स खेला हूँ। तो कंपैरिज़न हमेशा लाइक क्वांटिटीज़ में होगा, राइट? तो पहला कॉन्सेप्ट। अब यही आता है, पहले कॉन्सेप्ट के अंदर और अच्छे से पढ़े हम, कंपेयरिंग सिमिलर कैटेगरीज़। तो हमेशा सिमिलर कैटेगरीज़ को कंपेयर करो। प्रिंसिपल क्या होगा? कंपेयर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम नेचर ऑफ कैटेगरीज़। तो जो कैटेगरी है, जो नेचर है, वो सेम होना चाहिए, कोई डिफरेंट होना नहीं चाहिए। मैच फिजिकल फीचर्स विद फिजिकल फीचर्स। एग्जैक्टली, अगर आप किसी पर्सन की बात कर रहे हो तो उसके फिजिकल फीचर की तुलना उसके फिजिकल फीचर से ही करो। अगर आप उसकी पर्सनालिटी की बात करो तो उसकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स उसकी दूसरे की पर्सनालिटी के साथ करो। आप उसकी पर्सनालिटी और दूसरे का फिजिकल फीचर कंपेयर कर रहे हो, नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? क्या ए इक्वल्स टू 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। ए इक्वल्स टू ए ही हो सकता है, ए इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि कंपेयर हमेशा सेम चीज़ों में ही किया जा सकता है, डिफरेंट चीज़ों में कंपैरिज़न नहीं हो सकता। इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आप कंपेयर करो तो सेम चीज़ों में ही कंपेयर करो, सेम क्वालिटी में ही कंपेयर करो, सेम नेचर, सेम कैटेगरी में ही कंपेयर करो, राइट? अब एग्ज़ाम्पल, कंपेयर वन्स पर्सनल काइंडनेस विद अनदर्स काइंडनेस, नॉट विद इंटेलिजेंस। बिल्कुल, अगर किसी एक के काइंडनेस या दया, उसके काइंडनेस की बात करें, काइंडनेस एक क्वालिटी होती है, राइट? दया भाव जो होता है, काइंडनेस जो होती है, किसी के दया भाव की तुलना दूसरे के दया भाव की तुलना से की जाए, यानी किसी के इंटेलिजेंस की तुलना उसके काइंडनेस से नहीं की जा सकती। कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है तो कोई ज़्यादा काइंडनेस हो सकता है, दोनों में कोई कंपैरिज़न नहीं बन रहा है। हमें इसी चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी आप कंपेयर करें, तो हमेशा सेम एडजेक्टिव्स का कंपेयर करना चाहिए, यानी क्वालिटी हमेशा सेम रखनी है कंपैरिज़न के टाइम। एडजेक्टिव सेम होने चाहिए, अगर नाउन कंपैरिज़न करा जा रहा है तो नाउन भी सेम होना चाहिए, अगर एडवर्ब कंपैरिज़न में लिया जा रहा है तो एडवर्ब भी सेम होना चाहिए। तो कंपैरिज़न में चीज़ों को हमें सही रखना है और सेम रखना है, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब कंपेयरिंग ग्रामेटिकली एलिमेंट्स। अब क्या प्रिंसिपल है? अब जो प्रिंसिपल होता है, जो हम यूज़ करते हैं कंपैरिज़न के टाइम, वो होता है पैरेललिज़्म। पैरेललिज़्म का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कंपेयर कर रहे हो,
तो जो भी आप कंपेयर करोगे वो आपस में पैरेलल होने चाहिए। नाउन नाउन होना चाहिए, नाउन एडजेक्टिव से कंपेयर नहीं हो सकता। एडजेक्टिव एडजेक्टिव होना चाहिए, दोनों सेम काइंड के एडजेक्टिव होने चाहिए, अदरवाइज़ कंपैरिज़न नहीं हो सकता। तो पैरेलल याद रखना है आपको, पैरेलल। पैरेलल का मतलब ही क्या होता है? जैसे रेल की पटरियाँ देखी हैं आपने? एक समान एक-दूसरे के साथ चलती रहती हैं। अगर एक इतनी आगे बढ़ेगी तो दूसरी भी इतनी ही आगे बढ़ रही है। दोनों में कोई ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं आ रहा, जहाँ से ये शुरू होती है और जहाँ तक खत्म होती हैं, एक समान चलती हैं, राइट? यही कंपैरिज़न का रूल है कि चीज़ें एक समान रहेंगी कंपैरिज़न में। कंपैरेटिव वर्ड्स की लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, जो जिसमें भी आप कंपेयर कर रहे हो, वो एक समान होना चाहिए। अगर आप एप्लीकेशन देखिए, प्रीपोजिशन विद प्रीपोजिशन, यूज द सेम प्रीपोजिशन इन बोथ पार्ट्स इन द कंपैरिजन। अगर आप प्रीपोजिशन के साथ कंपेयर कर रहे हो तो आपको दोनों पार्ट्स में भी सेम प्रीपोजिशन या रखना है। हिज स्किल्स इन प्रोग्रामिंग नॉट इन मैनेजिंग आर आउटस्टैंडिंग। यानी कंपैरिजन हो रहा है उसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स का और मैनेजिंग स्किल्स का। ध्यान दीजिए, मैंने कंपेयर किसका करा? उसके स्किल्स। किसके अंदर उसकी स्किल्स को कंपेयर करा है? अब देखिए, मैं उसकी स्किल को ही कंपेयर कर रहा हूँ, यानी एक स्किल को दूसरी स्किल से कंपेयर कर रहा हूँ, राइट? मैंने ऐसा नहीं करा उसके स्किल की कंपैरिजन उसके फिजिकल फिटनेस से कर दी, नहीं। अगर वो बोला है कि उसकी जो प्रोग्रामिंग स्किल है, उसमें वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, मैनेजिंग में नहीं है, तो कंपैरिजन किस में हो रहा है? लाइक्स में। हिज स्किल्स इन प्रोग्रामिंग नॉट इन मैनेजिंग आर आउटस्टैंडिंग, यानी उसकी स्किल जो प्रोग्रामिंग में है, मैनेजिंग में नहीं है, वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर देखिए, इन प्रोग्रामिंग, इन मैनेजिंग, तो जब भी आप प्रीपोजिशन यूज कर रहे हो कंपैरिजन के टाइम, दोनों प्रीपोजिशन एक समान आपको यूज करना है, याद रखिएगा। वर्ब्स विद वर्ब्स, जब भी आप कंपैरिजन करो वर्ब्स का, तो आपको याद रखिए कि सेम वर्ब होगी। इंश्योर वर्ब्स आर इन द सेम टेंस और फॉर्म व्हेन कंपेयरिंग एक्शंस। तो देखिए, सेम टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस क्या होता है, पहले आपको मैं थोड़ा-सा यहाँ से बता देता हूँ। अब आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं, टेंस को लेकर समझ लीजिए। टेंस एक इंग्लिश में समय को लिखने का तरीका होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप इंग्लिश के अंदर कैसे बताओगे कि ये वर्तमान है, ये भूत है, ये भविष्य है? आपको ये पास कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, सेट ऑफ रूल्स होंगे, कुछ तरीके होंगे। यस, हमारे पास तरीके होते हैं। वो तरीके होते हैं, हम वर्ब के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। यानी वर्ब के स्ट्रक्चर में आप चेंज करके सेंटेंस को बता सकते हो कि ये सेंटेंस कब का है, क्या बात करना चाहता है, क्या ये घटना हो गई थी, हो रही है या होगी आगे चलकर। तो जब हम इस तरीके से वर्ब को लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंस। यानी समय के अनुसार वर्ब के स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है। यानी हमारा टाइम डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ये टेंस को लेकर बात हो गई। तो जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आप याद रखिए कि चीज़ों को सेम टेंस में कंपेयर करो, सेम वर्ब की फॉर्म में कंपेयर करो। शी प्रेफर्स डांसिंग टू सिंगिंग। तो प्रेफर्स के साथ जो है ना, प्रेफर्स के साथ टू हमने यूज करा। सो यहाँ पर ये जो डांसिंग है, ये जिरेंड है, राइट? ये क्या है? जिरेंड है। ये वर्ब भी नहीं है, ये जिरेंड है। टू सिंगिंग, यानी वो डांसिंग को ज्यादा प्रेफर करती है सिंगिंग के ऊपर। एडजेक्टिव विद एडजेक्टिव्स, तो जब भी आपका कंपैरिजन हो, एडजेक्टिव का दूसरे एडजेक्टिव के साथ ही कंपेयर करो। यानी कंपेयर सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स। तो सिमिलर टाइप की जो क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनका कंपैरिजन सेम टाइप के साथ ही करना चाहिए। यानी अगर आप डिफरेंट के साथ करेंगे तो एरर आ जाएगा। दिस बुक इज मोर इंफॉर्मेटिव दैन इट इज एंटरटेनिंग। तो बात क्या हो रही है? बुक के फीचर को लेके बात हो रही है कि ये जो बुक है, ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, राइट, एंटरटेनिंग से। यानी अब बुक का फीचर हो गया। बुक क्या होता है? आपको एंटरटेनिंग भी होती है, इंफॉर्मेटिव भी होती है। तो बुक के फीचर की बात हो गई। अब ये नहीं कहा कि ये बुक ज्यादा लेंदी है इंफॉर्मेटिव होने की वजह से। नहीं, लेंदी होना वो एक इसका फिजिकल एस्पेक्ट हो गया कि उसके अंदर पेजेस ज्यादा हो गए, मटेरियल ज़्यादा हो गया। इन्फॉर्मेटिव का मतलब है उसके कॉन्टेक्स्ट को लेकर बात हो रही है कि उसका जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, जो उसमें चीज़ें दी गई हैं, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ना कि एंटरटेनमेंट, मतलब ना कि एंटरटेनिंग। तो इस तरीके से जब आप कंपैरिज़न करते हो तो सेम चीज़ों का करते हो। अब इससे होता क्या है? अब हम ऐसा कर तो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो जब भी आप कुछ भी करते हो, तो उसके पीछे का एक कॉज़ होता है, एक रीज़न होता है।
तो जब भी आप कंपेयर करोगे सिमिलर कैटेगरीज़ में, तो आपको क्लियरिटी आएगी। यानी अगर आप 2 कार की लेकर बात कर लेते हैं, कार हो सकता है, बाइक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है या 2 मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, तो हम कार लेते हैं। एक कार हो गई एक्स और एक कार हो गई वाई। अब मैंने बोला कि इस ये जो कार है, इसका जो माइलेज है, वो हो गया मेरे 20 किलोमीटर पर लीटर और मैं क्या यहाँ बोल सकता हूँ इस कार का जो है 800 हॉर्स पावर का इंजन है। क्या ये कंपैरिज़न बना? नहीं बना। कैसे? ऑल्दो आई एम नॉट अ कार एक्सपर्ट तो मुझे नहीं पता कितना हॉर्स पावर है, बट एक तरीका है ये कि हम इसकी परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर इसका माइलेज चेक कर रहे हैं कि ये 1 लीटर ऑयल में, 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर गैस में कितना चलती है? ये 20। तो हम यहाँ ये लिखेंगे कि ये 1 लीटर में 18 किलोमीटर चल सकती है। अब कंपैरिज़न बना, अब आपको क्लैरिटी हुई। तो जब सही चीज़ों से आप कंपैरिज़न करते हो, तो आप अच्छा और बुरा दोनों में यानी जो आपको चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ इनकी सीटिंग कैपेसिटी की। इस कार के अंदर 5 लोग बैठ सकते हैं और इस कार के अंदर अब मैंने बोल दिया सीटिंग कैपेसिटी की सवाल छोड़ के मैंने बोल दिया इस कार के अंदर 7 एयरबैग्स हैं या 8 एयरबैग्स हैं। तो क्या यहाँ पर एयरबैग्स का कंपैरिज़न हो रहा है या सीटिंग कैपेसिटी की बात हो रही है? सीटिंग कैपेसिटी की बात हो रही है। तो मैंने भी बोला इस कार में भी 5 लोग बैठ सकते हैं। तो कंपैरिज़न सेम चीज़ों का। ये कार 0 टू 100 में 30 सेकंड लेती है और ये कार 0 टू 100 में 20 सेकंड लेती है। कंपेयर तो क्या आप देख रहे हो आप एक लिस्ट बना पा रहे हो कि हाँ ठीक है माइलेज इसका ज़्यादा हो गया, इसमें सीटिंग कैपेसिटी सेम है और ये चलो कम ले रही है, यानी ये स्पीड ज़्यादा है इसमें, ये एक्सेलरेट जल्दी करती है। इसकी स्टीयरिंग को लेकर बात कर लेंगे, डिज़ाइन को लेके बात कर लेंगे, कॉस्ट को लेके बात करेंगे, तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्लियरिटी मिलेगी। तो जब भी आप राइट एट्रीब्यूट्स, राइट एडजेक्टिव्स, राइट नाउन में आप कंपैरिजन करोगे, राइट क्वालिटीज़ में आप कंपैरिजन करोगे, तो आपके पास एक ब्रॉड पिक्चर मिलेगी। ब्रॉड पिक्चर का मतलब है कि आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि जो आप कंपैरिजन कर रहे हो, क्या वो सही चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हो या गलत चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हो। तो कंपैरिजन सही कैटेगरी में कंपैरिजन करने में आपको क्लियरिटी मिलती है। अगेन सेकंड पॉइंट फेयरनेस। तो जब भी आप कंपैरिजन करोगे लाइक चीज़ों का तो आपको फेयरनेस, अब हम जैसे कार में कंपैरिजन कर रहे थे और आपको कार खरीदनी है, तो आप लिस्ट तैयार कर सकते हो और आप एक लॉजिकल कंपेयर कर सकते हो कि फिर आप अपने बजट को देखोगे, फिर उसके स्पेसिफिकेशंस को देखोगे, फीचर्स को देखोगे, फिर देखोगे मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है, ऑन रोड पे क्या उसका टैक्सेशन है, ये सब आप देखोगे। तो उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी और एक लॉजिकल कंपैरिजन मिलेगा, एक फेयरनेस मिलेगा। तो ये दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा होता है इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब भी आप किसी से बात करोगे, आप पैरेलल कंपैरिजन से अपनी मैसेज को कन्वे कर पाओगे इफेक्टिवली कि आप किस चीज़ को लेकर बात करना चाहते हो। तो उससे कोई वीकनेस नहीं होगी, उससे कोई डिल्यूजन नहीं होगा। या उससे आपको लग रहा है कि उसका मैसेज जो है आपका अनक्लियर नहीं होगा, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आएगा, यानी कम्युनिकेशन के अंदर इफेक्टिवनेस रहेगी। अब दूसरा आता है चेंजेस इन कंपैरेटिव्स विद देन और एस। तो जब भी अब हम चेंजेस करेंगे, हम देन और एस का किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं कंपैरिजन के टाइम। सो इन कंपैरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफन नीड टू बी मेड आफ्टर देन और एस टू मेंटेन स्ट्रक्चरल पैरेललिज्म। याद रखिएगा, जो हम स्ट्रक्चर पैरेललिज्म को मेंटेन करने के लिए देन और एस के बाद हम चेंजेस कर सकते हैं, ताकि जो हम करना चाहते हैं कंपैरिजन वो सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी के अंदर, सेम एट्रीब्यूट के अंदर दिखना चाहिए। राइट? तो सबसे पहले होता है, अब एग्जांपल के तौर पे ओरिजिनल सेंटेंस क्या है? शी इज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग देन वॉचिंग टेलीविजन। अब देखिए, ओरिजिनल और एडजस्टेड दोनों देखना, उसमें बोला गया कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है रीडिंग में देन वॉचिंग टेलीविजन। शी इज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग देन वॉचिंग टेलीविजन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एडजस्ट, शी इज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग देन इन वॉचिंग टेलीविजन। मैंने क्या चेंज करा, ध्यान से देखिए। मैंने ये चेंज करा, शी इज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग प्रीपोजिशन के साथ देन इन वॉचिंग
इन वॉचिंग टेलीविजन, यानी हम उसके इंटरेस्ट को कंपेयर कर रहे हैं कि वो किस में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो वो इन रीडिंग में ज्यादा कम इंटरेस्टेड है, ना कि इन टेलीविजन। तो अभी हम बात कर रहे थे ना प्रीपोजिशन की, तो यहाँ से आपको वर्ड पकड़ना है कि आप कंपेयर कहाँ से कर रहे हैं। आपको वर्ड पकड़ लीजिए, आप इजीली कंपेयर बना पाएंगे। तो कंपेयर उसके इंटरेस्ट का किया जा रहा है, राइट। तो कंपेयर उसके इंटरेस्ट का किया जा रहा है। तो इंटरेस्ट के बाद कंपैरिजन किस में हुआ, इंटरेस्ट में। तो पहले क्या वर्ड मिला, इन रीडिंग, तो उसके बाद भी देन लगा के इन वॉचिंग होना चाहिए था, तो यहाँ पर इन आ जाएगा। द कार इज फास्टर देन, अब देखिए किसकी बात हो रही है, द कार। अब कंपैरिजन क्या, इज फास्टर देन द मोटरसाइकिल इज इकोनॉमिकल, राइट। द कार इज फास्टर देन द मोटरसाइकिल, फास्टर देन द मोटरसाइकिल इज फास्ट, राइट। इकोनॉमिकल आ गया, यहाँ पर इकोनॉमिकल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उनकी स्पीड को लेके बात हो रही है। तो कंपैरिजन हमेशा लाइक क्वांटिटीज में करना है। हिज, अब हम बात करते हैं एज के बाद में क्या चेंज होगा। हिज परफॉर्मेंस इन द मैच वॉज एज गुड इफ नॉट बेटर देन हिज प्रैक्टिस सेशन। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, हिज परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस को लेके बात करेंगे। हिज परफॉर्मेंस इन द मैच वॉज एज गुड इफ नॉट बेटर देन हिज प्रैक्टिस सेशन। अब इसको जरा एडजस्टेड पढ़िए, हिज परफॉर्मेंस इन द मैच वॉज एज गुड एज, तो जब भी आप एज गुड यूज करोगे या एज गुड एज करोगे तो एज गुड एज हिज प्रैक्टिस सेशन इफ नॉट बेटर। अगर नहीं है ज्यादा सुधार तो उतना ठीक है जितना उसका प्रैक्टिस सेशन में था उसकी परफॉर्मेंस, राइट। तो इस तरीके से आप चेंज करोगे। शी कैन राइट एज इफेक्टिवली परहैप्स मोर क्रिएटिवली देन हर पियर्स, पियर्स का मतलब हो सकता है फ्रेंड या जो उसका सर्कल है। शी कैन राइट, अब उसकी एबिलिटी हो रही है, शी कैन राइट एज इफेक्टिवली एज हर पियर्स, तो एज इफिशिएंटली, राइट, एफिशिएंटली, एज एफिशिएंटली हर पियर्स, परहैप्स इवन मोर क्रिएटिव, हालांकि और ज्यादा क्रिएटिव वे से लिखती है, लेकिन किस, यानी एज एफिशिएंटली हर पियर्स, यानी जैसे उसके पेयर्स लिखते हैं वो उस तरीके से एफिशिएंटली लिखती है, और हालांकि उससे और ज्यादा क्रिएटिव वे में दिखती है। तो देन और एज के साथ आपको इस तरीके से यूज करना है। अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट 3, यूजिंग प्रोनाउन इन कंपैरेटिव्स। तो जब भी आप प्रोनाउन को यूज करोगे कंपैरेटिव के अंदर, तो व्हेन वी कंपेयरिंग दैट, व्हेन वी कंपेयरिंग, अब हम यूज करेंगे कब, जब भी हम कंपेयरिंग कर रहे हैं या कंपेयर की बात कर रहे हैं, तो दैट जो होगा वो एक सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करेगा। और हाँ, बात सुन लीजिए, जब भी हम दैट और इस तरीके के नाउन को यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। एंड दोस कैन रिप्लेस प्लूरल नाउन, और दोस क्या होगा, वो प्लूरल नाउन की जगह यूज किया जाएगा। उसके यूज करने की वजह जो होती है वो एक रीजन ये होता है, इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जब आप यूज कर रहे हो, आप दैट और दोज यूज कर रहे हो, ये रिपीटेशन को खत्म करता है, यानी बार बार नाउन नहीं आता, रिपीट नहीं करता। जब बार बार नाउन रिपीट नहीं करता है तो आप दैट और दोज को यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान में आपको ये भी रखना है कि इनके बारे में चर्चा पहले ही हो चुकी है। विदाउट प्रोनाउन रिप्लेसमेंट, अगर हम सिंगुलर नाउन के एग्जांपल देखें, दिस फोन हैज अ बेटर कैमरा देन द कैमरा ऑफ दैट फोन, यानी अब हम बात क्या कर रहे हैं, दिस फोन विदाउट प्रोनाउन रिप्लेसमेंट, दिस फोन हैज अ बेटर कैमरा देन द कैमरा ऑफ दैट फोन। अब देखिए, विद प्रोनाउन रिप्लेसमेंट, दिस फोन हैज अ बेटर कैमरा देन दैट ऑफ दैट। जरा ध्यान से देखिए ये क्या हो गया, पता ही नहीं चला। अब यहाँ कंपैरिजन किसका हो रहा है, पहले यहाँ ये बात देख लीजिए, ये बहुत आपको लगेगा कंपैरिजन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, उसको मैं समझा देता हूँ कहाँ पर प्रॉब्लम आएगा और कहाँ, और अभी एक लाइन में आपकी समस्या खत्म। दिस फोन हैज अ बेटर कैमरा, कंपैरिजन हो रहा है कैमरा का, तो कंपैरिजन हो रहा है कैमरा का, तो मैंने बताया देन द कैमरा, बेटर कैमरा देन द कैमरा किसका, ऑफ दैट फोन, तो दूसरे फोन को मैंने रिप्लेस करा उस फोन की तुलना, उस फोन के कंपैरिजन में। क्या मैं इस कैमरा की जगह भी कोई प्रोनाउन लिख सकता हूँ, एग्जैक्टली लिख सकता हूँ, दिस फोन हैज अ बेटर कैमरा देन दैट। तो यहाँ पर जो दैट है ना, ये द कैमरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑफ दैट जो है ये उस फोन की बात कर रहा है जिसको लेकर आप कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पर ये जो प्रोनाउन रिप्लेसमेंट की बात हो रही है ना, देन दैट, ये जो दैट आपने लिख दिया ना,
अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये उस पर्टिकुलर क्वालिटी या उस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये कैमरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये कैमरा के बारे में बता रहा है। तो इस तरीके से यूज करेंगे हम एक्सरसाइज में, और आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें भी आपको आसानी हो जाएगी। अगर हम प्लूरल नाउन की बात करें, दीज बुक्स आर मोर इंटरेस्टिंग, अब देखिए बात किसकी हो रही है, दीज बुक्स आर मोर इंटरेस्टिंग देन द बुक्स ऑन दैट सेल्फ। तो जो बुक्स उस सेल्फ पे रखी हुई हैं, तो हम इस पे ध्यान देना है आपको, इस पे बुक्स पे। than those of that self, than those का मतलब क्या है, यहाँ पर ये बुक्स की बात कर रहा है। तो जब भी आप than के बाद that को देखें, those को देखें, तो क्या होता है, जैसे हम बात कर लेते हैं देन, अब जैसे मैं देता हूँ दिल्ली टेम्परेचर इज वार्मर देन दैट ऑफ जयपुर, ऑफ द लाइट ऑफ जयपुर। तो इसका मतलब देन दैट ऑफ का मतलब क्या होगा, जयपुर। द टेम्परेचर ऑफ जयपुर, दिल्ली टेम्परेचर इज वार्मर, तो मैंने बोला दिल्ली के जो टेम्परेचर है वो वार्मर है। देन दैट ऑफ जयपुर, देन दैट ऑफ, जो देन दैट ऑफ लिखा है ना, देन द टेम्परेचर ऑफ जयपुर, तो ये तो दैट दीज, ये वर्ड प्रोनाउन यूज होंगे, ये अपने आप में उस वैल्यू को कैरी करते हैं, राइट। उस पूरे फ्रेज को खत्म करके ये प्रोनाउन अपने आप में जगह यूज कर लेगा, द टेम्परेचर ऑफ, या फिर हम बात करें द क्लाइमेट ऑफ, राइट, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज वार्मर देन दैट ऑफ जयपुर। तो अब वो जो दैट लगा दिया, वो तो द क्लाइमेट की बात कर रहा है। तो इस तरीके से हम दैट और दीज का यूज करते हैं। जब हम इनका यूज कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो प्रोनाउन है ये उस नाउन के लिए आया है जिसको हम कंपेयर किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर बुक्स को कंपैरिजन किया जा रहा है तो हमने दोज यूज कर लिया, these books are more interesting than the book on that shelf, यानी these books are more interesting than those on that shelf, यानी उन बुक्स को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, राइट। यूजिंग दैट एंड दोज इन कंपैरिजन विद देन और दोज, तो अगर हम देन दैट दोज, अभी हम यही बात कर रहे थे कि दैट और दोज को देन और एज के साथ हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे शी हैज अ मोर एक्सटेंसिव स्टैम्प कलेक्शन देन हर ब्रदर हैज, यानी उसके पास ज्यादा एक्सटेंसिव जो है स्टैम्प कलेक्शन का कंपेयर कर रहे हैं उसका और उसके भाई का। तो अब जरा ध्यान से देखिए, शी हैज मोर स्टैम्प, जब भी आप चेंज करोगे ना देन के बाद करोगे, शी हैज अ मोर एक्सटेंसिव स्टैम्प कलेक्शन देन के बाद मैंने पता क्या लिखा, ये दैट, देन के बाद दैट का मतलब पता क्या आ गया, दैट है उसका जो भाई है, मोर स्टैम्प कलेक्शन, यानी उसके भाई के स्टैम्प कलेक्शन को बता, देन द स्टैम्प कलेक्शन ऑफ हर ब्रदर, यानी उसका ज्यादा है, मोर एक्सटेंसिव है। जो दैट है ना, ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैम्प कलेक्शन किसका, उसके भाई का। तो इस तरीके से दैट और दीज में हम यूज कर सकते हैं देन के बाद। अब प्लूरल नाउन में देखिए, द अचीवमेंट्स ऑफ दीज एथलीट्स आर मोर रिमार्केबल, अब किसकी बात हो रही है, अचीवमेंट्स ऑफ दीज एथलीट्स आर मोर रिमार्केबल देन, अब देन की जगह मैं लिख सकता हूँ देन दीज ऑफ दोज एथलीट्स, राइट, देन दोज ऑफ, देखिए अब क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए, मैं बात कर रहा हूँ अचीवमेंट्स का, उन एथलीट्स का ज्यादा रिमार्केबल है इन एथलीट्स के इन एथलीट्स के कंपैरिजन में। देखिए दीज का मतलब होता है, दीज और दोज का मतलब समझा देता हूँ। दीज अगर कोई आपके नियर अराउंड है, ये नियर और प्लूरल की बात करते हैं, नियर यानी कोई एथलीट 10 ग्रुप के एथलीट आपके आसपास है, नियर और प्लूरल की बात करते हैं। दोज क्या होता है, ये स्पीकर से फार और प्लूरल की बात करेगा, यानी जो ये एथलीट हैं, ये एथलीट्स की अचीवमेंट्स ज्यादा रिमार्केबल हैं उन एथलीट्स की अचीवमेंट से, समझ गए। अब जरा ध्यान से सुनिए, द अचीवमेंट ऑफ दीज एथलीट्स, इन एथलीट्स की अचीवमेंट ज्यादा रिमार्केबल है देन दोज ऑफ दोज एथलीट्स, यानी दोज का मतलब है द अचीवमेंट्स ऑफ दोज एथलीट्स, तो यहाँ पर दोज का मतलब है द अचीवमेंट्स। तो समझिए इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कहाँ पर देन का यूज करना है, कहाँ पर दैट का यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, हम इतने ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे, इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको रट जाएगा कि देन कहाँ है, देन के बाद दोज कैसे यूज हो रहा है, क्या किस तरीके से, दैट को क्या बता रहा है, दोज क्या बता रहा है। देखिए दोज यहाँ पर द अचीवमेंट्स बताएगा और दैट यहाँ पर क्या बता रहा था, ज्यादा बता रहा था उसके
भाई को लेकर या उसके उसको लेकर। तो हम अपने इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं हम अपने नेक्स्ट वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।